कैसी हैं आपकी पेशेंट अब? रात का आखिरी पहर शुरू होने के बाद भी डॉक्टर ज़ोया घर ना आई तो हादी उन्हें कॉल करके ना आने की वजह पूछने लगा। ठीक है वो, अब तुम सोई नहीं बेटा? डॉक्टर ज़ोया ने थकन ज़दा लहजे में जवाब दिया। हाँ बस सोने ही वाला था, सोचा आपसे पूछ लूँ, अभी तक आप आई नहीं है ना? खैरियत तो है? मैं लेट आऊँगी घर बेटा, तुम सो जाओ, मुझे हॉस्पिटल में अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन मामा, आपकी पेशेंट अगर ठीक है तो आपको घर आ जाना चाहिए। आई एम सॉरी मामा की जान, आज मैं शायद घर आ ही ना सकूं। पेशेंट बहुत अजीज़ है मेरे लिए, जब तक उसे होश नहीं आ जाता मैं यहीं हॉस्पिटल रुकूंगी। डॉक्टर ज़ोया अटल लहजे में बोलती, एक लंबा सांस हवा के सपुर्द करती खामोश हो गई। क्या मैं उस अजीज़ को जानता हूँ? नहीं, शायद हाँ। मैं तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगी उससे, बस दुआ करो वो ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आप परेशान ना हो। ओके मामा, अल्लाह हाफिज़, मैं अब रखता हूँ, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर ज़ोया मोबाइल कान से अलग करते सामने पड़े नीम बेजान वजूद की जानिब नम आंखों से देखने लगी, जिसे ज़िंदगी न जाने कहाँ से कहाँ ले आई थी, न जाने वो कौन थी और यहाँ क्यों थी। डॉक्टर ज़ोया आह भरते हुए उस मासूम सी लड़की को देखने लगी, जिसकी पुरकशिश आंखें, मासूम चेहरा उन्हें अपनी तरफ खींचता था। वो पुरकशिश आंखें उस वक्त बंद थी, हकीकत बयान करते होंठों पर उस वक्त खामोशी का ताला लगा था। जिंदगी कुछ लोगों के लिए मौत ही साबित होती है, जिसे हर हाल में जीना होता है। उस मौत को मुर्दा मासूमियत को खून देकर जिंदा रखना ही पड़ता है। जिंदगी किसी मासूम की रूह, जज्बातों दिल को मुर्दा कर देती है, जिसमें सांसों का सिलसिला कभी मुर्दा नहीं होता। डॉक्टर ज़ोया न जाने कितना ही वक्त उसके चेहरे को देखती रही, जब उसके नीम बेजान जिस्म में हरकत हुई थी। अचानक डॉक्टर ज़ोया तेजी से उसकी जानिब बढ़ी। तुम ठीक तो हो? लड़की जैसे ही होश में आई, उसके आंखें खोलने पर डॉक्टर ज़ोया उस पर झुकते हुए बोली। लड़की बस खाली खाली नज़रों से उसे देखे गई। होंठ अब भी खामोश थे, लेकिन वो होंठ अपने अंदर शायद बहुत कुछ समोए हुए थे। अब क्या करें यार, अगर हम नौकरी छोड़ भी दें तो क्या बताएंगे घर वालों को कि नौकरी क्यों छोड़ी, और वजह बहुत पुरानी और बेतुकी है उसकी। इमामा परेशानी से कमरे में इधर से उधर टहलते हुए कभी खामोश बैठी फरीहा को देखने लगती तो कभी बुड़बुड़ाने लगती। फरी, कुछ तो बोलो, खामोश होकर ऐसे बैठी हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। इमामा चिढ़ते हुए उसके पास जा बैठी। वो भूत नहीं, जिन भूत है, और मैं क्या बोलूं? जो बोला है तो वो मान के नहीं दे रही हो तुम। उफ, तुम पागल हो गई हो फरी, एकदम पागल हो गई हो तुम। उसे याद नहीं, आज उसे याद नहीं है, कल को अगर उसने हमें पहचान लिया तो? इमामा सवालिया नज़रों से उसे घूरने लगी थी। देखो इमामा, उस वाक्य को गुजरे कई माह गुजर चुके हैं, और उसने हमें एक दिन देखा था, बार बार नहीं कि वो हमें भूल ना पाए। आज उसे याद नहीं, क्या गारंटी है कि कल उसे याद आ जाए? ऐसा भी तो है कि वो हमें पहचानता ही ना हो। जैसे आज उसने कोई ऐसा रद्द अमल नहीं दिया जिससे हमें लगे कि वो हमें जानता है। फरीहा, मुझे डर लगता है। इमामा उसकी बात से मुत्तफिक ना होते रूहान सी हुई थी। पता है इमामा, क्या मसला है तुम्हारा? एक तो तुम बहुत मासूम हो, और दूसरा तुम्हें चची अम्मी और चचा ने नाजुक बना रखा है। यार, लोगों से ऐसे ही डरती रहोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी? अगर ज़िंदगी के मैदान में आगे बढ़ना है तो डरना छोड़ दो, हिम्मत और हौसले से कदम आगे बढ़ाओ, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम जितना डरोगी लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे। फरीहा इमामा का हाथ थामे उसे समझाने लगी। कोशिश करूँगी। इमामा फीका सा मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शब्बा खैर। शब्बा खैर, और सुबह रेडी होकर हमारी तरफ आ जाना, नहीं तो तुम्हारे लाडले सारिम ने फिर मुझे घेर लिया ना तो देर हो जाएगी ऑफिस के लिए। फरीहा मुस्कुराते हुए सोने के लिए लेट गई, जबकि इमामा परेशान सी अपने कमरे में आ गई। बहुत से दिन सुकून से गुजर गए थे। इब्तिहाज का उन दोनों से सामना नहीं हुआ था। दोनों इत्मीनान से अपने काम में मगन थी, लेकिन न जाने और कितने दिन इत्मीनान से गुजरने वाले थे। किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी, दोनों ही बेखबर थी। ये फाइल्स सर। इब्तिहाज फाइल थामे उस पर नज़रें जमाए अपनी सेक्रेटरी से कुछ डिस्कस करने में मसरूफ़ था, जब अचानक किसी से टकराया था। ओह, हम सॉरी सर। निस्वानी आवाज़ पर इब्तिहाज ने उसकी जानिब देखा, लेकिन टकराने की वजह से लड़की की चादर ढलक कर उसका चेहरा उसके मुकम्मल चेहरे पर छा गई थी, जिसे चेहरा छुप गया था। इब्तिहाज इट्स ओके कहता आगे बढ़ गया। वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि उसके जहन में एक झमाका सा हुआ। इब्तिहाज जल्दी से पीठ मोड़ते उस वजूद की जानिब भागा था। रुको,
मैं एक फ़ाइल ऑफिस में भूल गया हूँ, बहुत ज़रूरी फ़ाइल है। इब्तिहाज वापस पलटा, जल्दी से कहता ऑफिस की तरफ लंबे लंबे डग भरने लगा। इमामा मुझे लगता है वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। इमामा पहले इब्तिहाज के साथ टकराने पर खौफज़दा थी, फरीहा की बात पर और खौफज़दा हो गई। इमामा की इब्तिहाज की तरफ पुश्त थी और वो वापस पलट कर देखना भी नहीं चाहती थी। वापस पलट कर देखना मतलब आ बैल मुझे मार के मुतरादिफ था। इमामा वो इसी तरफ आ रहा है, मुझे लगता है उसने तुम्हें पहचान लिया है, वो बहुत गुस्से में है। फरीहा अपने कैबिन की तरफ बढ़ती हुई धीमी आवाज़ में बोली, जबकि इमामा को अपने हलक में कांटे चुभते महसूस हुए थे। इमामा वहीं अपने कैबिन में कुर्सी पर बैठती चली गई, आंखें मीचती दुआओं में मशगूल हो गई थी, जबकि फरीहा की हालत भी यकसर मुख्तलिफ ना थी उससे। इमामा इमामा वो तो चला गया, हम ऐसे ही डर रही थी। जब काफ़ी वक्त गुजरने के बाद भी कोई शदीद रद्द अमल ज़ाहिर ना हुआ तो फरीहा एक आंख खोलती बौखलाते हुए बोली, ओह अल्लाह का शुक्र, आज तो उस दरिंदे से बच ही गए हम। फरी मैं कल से ऑफिस नहीं आऊँगी, मुझसे ऐसी जगह काम नहीं किया जाता, बस आज फाइनल है, मैं कल रिज़ाइन दे दूँगी। इमामा अपना रुका हुआ सांस बहाल करते बोली, पागल हो तुम इमामा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? दुनिया जहान की डरपोक लड़की हो तुम, हद हो गई है यार, वो खा नहीं जाएगा हमें। अगर कुछ बोलेगा तो देख लेंगे उसे भी, चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो, फजूल बातें मत सोचा करो। मुस्तकबिल अल्लाह को मालूम है, बस वही बेहतर से बेहतरीन और बद से बदतरीन बनाने वाला है, वही हमें महफूज रखेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। फरीहा उसे प्यार से समझाती अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि इमामा भी तब, प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम ठीक तो हो? डॉक्टर जोया के रोने पर लड़की ने बेचैनी से उठने की कोशिश की। लेटी रहो, तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जोया उसके कंधे पर हाथ रखते उसे रोकने लगी उठने से। कैसा फील कर रही हो अब तुम? लड़की ने इस बात में सर हिला दिया, लेकिन अब भी खामोशी ही रही। तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है, तुम सो जाओ। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें नींद का इंजेक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर जोया उसके पास से उठते हुए बोली। लड़की को इंजेक्शन देकर जैसे ही वो निकली, सामने से गुजरती नर्स को आवाज़ देकर अपनी जानिब बुला गई। मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूँ, तुम इसका बहुत ख्याल रखना। अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ौरन कॉल कर देना और इसे उठते ही नाश्ता भी करवा देना। डॉक्टर जोया नर्स को हिदायत देती घर चली गई, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी एक अजीब सी बेचैनी अपने हिसार में लिए हुए थी। रात भर जागने के बावजूद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर से हॉस्पिटल जा चुकी थी। लड़की मुकम्मल तौर पर दवाओं के ज़ेरे असर थी। डॉक्टर जोया कुछ देर खड़ी उस मासूम चेहरे को देखती रही जो बेरंग और मुरझाया हुआ था। खुश्क होंठ, बिखरे बाल, अपनी नाकदरी पर नोहा के ना थे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, उस पर गुजरी कयामत के गमाज थे। बड़ी बड़ी स्याह आंखें जिनमें जिंदगी अपनी मौत आप मर चुकी थी, ख्वाबों की लाश अपना मस्कन बनाए हुए थी। यूं मालूम होता था कभी वो दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों में शुमार होती होगी। मैम, नर्स की आवाज़ पर डॉक्टर जोया सोच की दुनिया से लौटी थी। जी जी, कुछ पेशेंट आए हैं, अपॉइंटमेंट था आपके साथ उनका, आ रही हूँ मैं। डॉक्टर जोया ने एक नज़र लड़की पर डाली और कमरे से निकल गई। नौमान साहब, मेरा ख्याल है हमें ताबिश की शादी के बारे में अब कुछ सोचना चाहिए। रात के खाने पर अरसला बेगम ने वो मौजू छेड़ा जिसका ख्याल बहुत दिन से उन्हें सता रहा था। ताबिश से पूछ लो उसका क्या ख्याल है। मुझे भी भाई साहब बोल रहे थे, माशाल्लाह ताबिश की नौकरी लग गई है, अब हमें एक फ़र्ज से तो सुबकदोश हो जाना चाहिए। नौमान साहब निवाला मुंह में रखते हुए ताबिश की तरफ देखने लगे। अरसला बेगम का रुख भी अब ताबिश की तरफ था। क्यों बेटा, क्या ख्याल है फिर तुम्हारा? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? और वैसे भी फारिया की पढ़ाई ख़त्म हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, माशाल्लाह बहुत सुघड़ बच्ची है। अरसला बेगम फारिया की तारीफ़ करते हुए बगौर ताबिश का चेहरा देखने लगी, जिस पर संजीदगी के सिवा कोई तासुर नहीं था। जैसे आपको मुनासिब लगे अम्मी। ताबिश चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते इकरार करता अरसला बेगम के सारे खदशात दूर कर गया। मतलब हम ढोलकी बजाना शुरू कर दें? ओह भाई, तुम जियो हज़ारों साल। सारिम खाना छोड़ते अपनी भोंडी आवाज़ में गाने लगा, जबकि इमामा खामोश नज़रों से लेकिन मुस्कुराते हुए सबके खुशी से दमकते चेहरे देखने लगी। इमामा खामोश तबाह और बहुत मासूम थी, जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से नावाकिफ़ थी। सुना है दुश्मनों के घर ढोलकी बजेगी, मांगने वालों के तो मज़े होंगे अब। फरीहा जैसे ही मामा की तरफ आई, सामने सारिम को गाना गाते देख उसे छेड़ने से बाज नहीं आई। हाँ ना, मैं तो कहता हूँ आप भी उनके साथ मिलकर मांग लेना।
फरियापी, वैसे भी शक्ल से तो आप कोई मिस्कीन गरीब पेशावर फ़कीर नहीं मालूम होती हैं। कसम से लोग तरस खाते हुए हज़ार हज़ार का नोट पकड़ा कर जाएंगे आपको। सारिम उसका इशारा समझते हुए बिना शर्म महसूस किए उल्टा उसी को लताड़ गया। ओ हेलो टिंडे जैसी शक्ल वाले, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम मांग लो। वैसे भी इधर उधर मांगने से बेहतर नहीं कि हजूम में मांगा जाए। फरीहा जल भुन कर रह गई थी। उसकी अच्छी खासी सूरत पर ऐसा कमेंट उसके तो सर पर लगी और तलवों पे जाकर बुझी। उसके तो तलवों में लगी और सर पे जाकर बुझी। इब्तिहाज जैसे ही ऑफिस से निकला, सामने से आते वजूद को देखकर ठिठक कर रुक गया था। इब्तिहाज की जानिब आती इमामा इब्तिहाज को अपनी तरफ बगौर देखते कुछ परेशान हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे अपने खौफ पर काबू पाती हाकिम खान के ऑफिस में घुस गई। सर, मुझे कुछ छुट्टियां चाहिए, मेरे भाई की शादी है। इमामा अपने सामने खुश अखलाक और नर्म मिजाज हाकिम खान से बात करने में खासी अकीदतमंदी जाहिर करती थी। हाकिम खान भी मासूम और नर्म मिजाज इमामा के साथ बात करते अपने लहजे में नरमी और अपनायत का एहसास रखते, जिससे इमामा की हिचकिचाहट दूर हो जाती थी। माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा, और छुट्टियां आपको मिल जाएंगी जितनी चाहिए हो, लेकिन आप क्या 2 दिन और रुक सकती हैं? मुझे कुछ ज़रूरी काम है जिसकी वजह से कुछ फाइल्स आपको देखनी पड़ेंगी। हाकिम खान माजरत करते हुए झिझकते हुए बोले। जी सर, मैं देख लूँगी, आप फाइल दे दें मुझे। इमामा बिना बुरा मनाए सादतमंदी से बोली। शुक्रिया बेटा, मुझे फ़ख्र है कि हमारी कंपनी में आप जैसी काबिल हस्तियाँ मौजूद हैं। हाकिम खान अपने लहजे में तमाम तर हलावत मिलाते हुए बोले थे। मैं जा सकती हूँ सर। इमामा इजाज़त लेते ऑफिस से निकल गई, जबकि इमामा के निकलते इब्तिहाज आंधी तूफान की तरह हाकिम खान के ऑफिस में दाखिल हुआ। कौन है ये, आप जानते हैं इसे डैड? इब्तिहाज अपने लहजे के तैश पर बमुश्किल काबू पाता हुआ लाल चेहरे के साथ अंदर पहुंचा। उसका सुर्ख चेहरा उसके गुस्से की शिद्दत की गुमाजी कर रहा था। और ये तुम इस वक्त इस जगह मुझसे अपने गुस्से और शिद्दत पसंदी पर काबू पाते हुए बात करना, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे ही ऑफिस में कोई मेरी ही कंपनी की शरीफ लड़कियों की तरफ तुम्हारी जैसी गंदी नज़र से देखे। इसलिए अभी के लिए तुम जा सकते हो यहाँ से। हाकिम खान उसके चेहरे से उसकी हैवानियत का अंदाज़ा कर चुके थे, और उन्हें ये बात भी सहमाई जा रही थी कि इब्तिहाज जो करने की ठान लेता है वो करके रहता है। डैड, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद देख लूँगा, और अगर मैंने देखा तो फिर आपको इब्तिहाज खान का देखना मालूम है। एक मकरू कह कहा इब्तिहाज के हलक से बरामद हुआ, जो कमरे में घुटन बढ़ाने के लिए काफ़ी था। इब्तिहाज, वो एक शरीफ और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है, तुम्हारे सर्कल और तबके से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इसलिए उस शरीफजादी को बख्श दो। वो हमारी तरह अमीर नहीं है कि तुम जो कुछ भी करोगे वो कोई एक्शन ले पाए। उल्टा लड़की को ही कसूरवार ठहराया जाएगा। हाकिम खान ने उसे समझाना चाहा। वो जानते थे कि इब्तिहाज अब क्या करेगा। अब एक और शरीफजादी की ज़िंदगी दरिंदे के शिकंजे में आने वाली थी, जो वो हरगिज़ नहीं चाहते थे। ओह डैड, प्लीज़ स्टॉप इट। इब्तिहाज हाथ के इशारे से उन्हें मज़ीद बोलने से रोक गया था। अब क्या दुश्मनी है तुम्हारी उस मासूम के साथ? क्या कह दिया है उसने तुम्हें ऐसा? हाकिम खान जिद चोते हुए बोले थे। हसीन है बहुत, देखा नहीं आपने कितनी हसीन है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। उफ, चलती फिरती कयामत है वो। इब्तिहाज ढिठाई का मुजाहिरा करता हुआ पुरअसरार लहजे में बोला। इब्तिहाज, शर्म तो नहीं आती तुम्हें किसी की बहू बेटी के बारे में इस तरह नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए? डूब मरो शर्म से। हाकिम खान शिद्दत गम और गुस्से से अपनी कुर्सी से उठते इब्तिहाज की जानिब बढ़े। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है कि वो हसीन है और मैं हुस्न का दीवाना? देखे ना डैड, अब वो इतनी हसीन है और उस हुस्न पर शोले बरसाती आंखें। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, उसका कसूर है कि वो क्यों इतनी हसीन है। चले मान लिया कि हसीन है, लेकिन मेरे सामने क्यों आई? अब तो इब्तिहाज खान की नज़र उसके हुस्न पर है, और इब्तिहाज खान शिकंजे में आया शिकार कभी छोड़ता नहीं है। इब्तिहाज शैतानी कह कहा लगाता हाकिम खान का जलाल से सुर्ख होता चेहरा देख अफसोस से सर हिलाने लगा, जबकि होंठ किसी ख्याल के जेरे असर मुस्कुरा रहे थे। देखो इब्तिहाज, बाकिरदार, इज्जतदार, बाहिम्मत और गयूर मर्द वही होता है जो किसी की बहन की इज्जत अपनी माँ और बहन की तरह करे। ये ऐसा मुआशरा है जहाँ मर्द अपनी बदकिरदारी औरत की इज्जत में लपेट कर लोगों के कदमों तले रौंद कर रख देते हैं।
मैं हर गुजरता कदम अपनी बाकिरदारी की मोहर सख्त करता चला जाता है और औरत की इज्जत बदकिरदारी का दाग लिए कब्र की गहराई में मुंह छुपा लेती है। हाकिम खान उसे समझाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे थे और नतीजा उनकी सोच के मुताबिक ही हुआ था। इब्तिहाज ढिठाई से हंसता हुआ उकताए हुए अंदाज में इधर उधर देखने लगा। डैड, आप बता रहे हैं उसके बारे में या नहीं? इब्तिहाज ने एक बार फिर जोर दिया, लेकिन हाकिम खान वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ गए। मैं किसी की बेटी की इज्जत दांव पे नहीं लगाऊंगा और ना ही तुम्हारे साथ इस गुनाह का मुर्तकिब हूँगा, समझे तुम? और खबरदार तुमने कोई ओछी हरकत की तो। हाकिम खान उसे उंगली उठाते वार्न करने लगे। मतलब आप नहीं बता रहे? मैं खुद देख लेता हूँ उस लड़की को। अब आप देखते जाएं कि मैं करता क्या हूँ। और याद रखिए, इब्तिहाज खान अपना शिकार नहीं छोड़ता, हर हाल में उस तक पहुँचता है। इब्तिहाज गुस्से से कहता ऑफिस से बाहर निकल गया। हाकिम खान भी उसके पीछे भागे। न जाने अब वो उस मासूम के साथ क्या करने वाला था। इब्तिहाज, रुको, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी नज़र उस पाकीज़ा किरदार लड़की पर डाली तो। इब्तिहाज बिना परवाह किए इमामा के कैबिन की तरफ बढ़ रहा था। इब्तिहाज, मेरी बात सुनो, क्या चाहते हो तुम आखिर? अगर तुम्हें वो पसंद आ गई है तो उसकी इज्जत उछालने से बेहतर नहीं कि हम बाकायदा उसके घर रिश्ता लेकर जाएं? वो इज्जतदार लोग हैं और उनकी हाँ इज्जत से बच जाएगी। इब्तिहाज तेज तेज भागते उसका बाजू पकड़े दांत चबाते हुए। सारा स्टाफ उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। शादी और उस गरीब 2 टके की लड़की से? नेवर। इब्तिहाज खान अभी इतना नहीं गिरा है कि यह सड़क पर चलती हुई चींटियों को झुककर थाम ले। इब्तिहाज मिडिल क्लास फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए चींटियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करता, कह कहा लगाता। गुस्से से भरी आंखें हाकिम खान की आंखों में गाड़ते हुए बोला, अगर तुम गिरे हुए नहीं हो तो ये क्या है फिर, जो आए रोज़ किसी न किसी की ज़िंदगी से खेल रहे होते हो, तो कभी किसी को पाँव के नीचे मसलते हो। याद रखो इब्तिहाज, तुम एक वो मक्खी हो जो गन के ढेर पर आ बैठती है, अपना आप अपना किरदार गंदा करती है, और वही मक्खी किसी के पास से गुजरते हुए पाकीज़ा किरदार और मासूमियत से भरपूर वजूद पर बैठकर उसका दामन अपने गंदे वजूद से भी गंदा कर देती है। और जब लोग वो पाकीज़ा और शफाफ दामन पर गंदे दाग देखते हैं ना, तो उसके वजूद से नफ़रत अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। और तुम एक ऐसा ही पाकीज़ा और शफाफ मासूमियत से भरपूर वजूद लोगों की नज़रों में मैला करने जा रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, रोक लो अपने कदम गुनाह के रास्ते पर चलने से। ऐसा ना हो कि पछतावा तुम्हारा मुकद्दर ठहरे और तुम्हारे पास सिवाय पछताने के कोई ऑप्शन ना बचे। हाकिम खान उसे मजबूती से थामे आहिस्ता और धीमी आवाज़ में समझा रहे थे कि कोई भी पास से गुजरता तीसरा शख्स उनकी बातें ना सुन पाए। डैड, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, ये लेक्चर अपने पास रखा करें, ज़रूरत नहीं है मुझे इनकी। और हाँ, आपने बजा फरमाया, मैं वैसा ही हूँ जैसा आप बयान कर रहे हैं, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर इतनी ही इज्जतदार हैं ये औरतें तो मर्दों को रुझाने के लिए घर से निकलती ही क्यों हैं, घर में क्यों नहीं रह लेती? इब्तिहाज बिफरते हुए बोला। चटाख इब्तिहाज, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। वो तुम ही जैसी औरतें होती हैं और तुम जैसे लोगों के लिए ही बनी होती हैं। और रही बात इज़्ज़तदार घराने की लड़कियों की, तो वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत बखूबी करना जानती हैं। वो इस्लाम की शहज़ादियाँ हैं, अपने मुकम्मल पर्दे में अपने घरों से निकलती हैं। उन्हें हक है जीने का, अपनी ज़हानत और हुनर को दुनिया के सामने लाने का। उन्हें हक है जीने का, अपनी ज़हानत और हुनर को दुनिया के सामने लाने का। लेकिन तुम जैसे घटिया लोगों की उकापी नज़रों उनकी इज्जत की चादर को तार तार कर देते हैं। अगर उन्हें 7 पर्दों में भी छुपा दिया जाए ना, तो भी बेहुदा निगाहें उन पर्दों को मैला करती उन पर्दों को मैला करती हुई अपनी हैवानियत का निशान छोड़ती उन तक पहुंच जाती हैं। और कसूरवार अकेली औरत नहीं, मर्द भी है। ये कहाँ लिखा है कि मर्द को नामहरम औरतें देखने का पूरा हक है, जबकि औरतों की हर बात तुम लोगों को याद रहती है? कभी अपने बारे में दिए गए फरमान देखे हैं? औरत एक पाकीज़ा हस्ती है बच्चे, और मर्द वही है जो उसकी पाकीज़गी को बरकरार रखे। और रही बात घर से निकलने की उनके, तो याद रखो इब्तिहाज, ये ऐसा दौर है कि लोग कब्रों से लाशें निकाल कर उन पर हाथ साफ कर रहे हैं। अब वो खुद निकल के नहीं बैठ जाते। आजकल के दौर में 5 साला बच्ची महफूज नहीं। किस मर्द की बात कर रहे हो तुम इब्तिहाज खान? मर्द वही है जो दूसरों के सर दुपट्टे से ढांपे, ना कि किसी की गैरत बेचकर चौराहे पर ले आए उसे।
जिस लड़की की बात तुम कर रहे हो ना इब्तिहाज, कभी अपनी हैवानियत से निकल कर देखो, तुम्हें वो तुम्हारी माँ जैसी मालूम होगी। अफसोस, सद अफसोस कि आज तुमने अपनी नेक और बापर्दा माँ की भी तौहीन कर दी। इब्तिहाज खान, हमने कभी ऐसी तरबियत नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारी। हम खुदा से डरने वाले लोग हैं, बहुत अमीर हैं हम, लेकिन कभी गरूर नहीं किया, किसी की माँ बहन बेटी को गंदी नज़र से नहीं देखा। लेकिन न जाने तुम कैसे हो इब्तिहाज, आज मुझे तुम्हारी सोच देखकर अपने और तुम्हारी माँ पर तरस आ रहा है। मुझे बहुत अफसोस और शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि तुम हमारे बेटे हो। आइंदा अपनी बकवास अपने पास रखना, तुम समझे? और तुम जिस निगाह से औरत को देखोगे ना, तुम्हें वो वैसी ही लगेगी। औरत अगर बुरी भी है तो मर्द का हक है उसे प्यार से समझाए। औरत बहुत नादान होती है, बहुत हसास हस्ती है, वो अपने फैसलों में अटल है, अपनी गलती मर्द की निस्बत जल्दी मान लेती है, खुद को राह रास्त पर ले आती है। जबकि मर्द एक मजबूत हस्ती है, अपने फैसलों में अटल। उसे चाहिए कि वो अपना मुहासबा खुद करे, देखे कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है। मर्द अगर खुद को बदलने का तहैया कर ले तो कोई ताकत उसे उसके फैसले को बदलने पर मजबूर नहीं कर सकती। जबकि औरत को किसी ना किसी के लिए खुद को बदलना पड़ता है। हर कोई उसे अपने मुताबिक देखना चाहता है। औरत कभी अपनी मर्जी और खुशी से खुद को नहीं बदल पाती, क्योंकि उसके साथ बहुत सी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। उसे किसी ना किसी के लिए खुद चाहते या ना चाहते हुए बदलना ही पड़ता है। हाकिम खान इब्तिहाज के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते उसे घसीटते हुए अपने ऑफिस ले गए। इब्तिहाज बेयकीनी से हाकिम खान का चेहरा देखे गया। आज तक उसे कभी ऊंची आवाज़ में डांटा तक नहीं गया था, और आज सबके सामने थप्पड़। इब्तिहाज खामोश सा उनकी बातें सुनता रहा, जबकि हाकिम खान के लिए ये बात बाइसे तशवीश थी। डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा, उस 2 टके की लड़की के लिए थप्पड़ मारा, वो भी सबके सामने। इब्तिहाज को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी थी। हाकिम खान बेबसी और अफसुर्दगी के मिले जुले तासुरात लिए उसे देखते गए। इब्तिहाज, मुझे तुम्हारी सोच और अल्फाज ने यह सब करने पर मजबूर किया है। हाकिम खान बिना उसके लहजे से मुतासिर हुए वाज़े अल्फाज में बोले, देखिएगा अब आप डैड, उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा मैं, जलील करके रख दूंगा सबके सामने। जैसे आपने मुझे भरे मजमे में थप्पड़ मारा है ना, इसी तरह बीच बाजार में उसकी इज्जत का तमाशा बनाऊंगा मैं। आपको क्या लगा था मैं मुतासिर हो जाऊंगा, यहाँ से चला जाऊंगा? मैं मुतासिर होकर चला जाऊंगा यहाँ से आपकी बातों से? नहीं डैड, बहुत गलत किया आपने। आपको क्या लगता है मुतासिर हो जाऊंगा मैं यहाँ से? मैं मुतासिर हो जाऊंगा, चला जाऊंगा यहाँ से आपकी बातें सुनकर? नहीं डैड, बहुत गलत किया आपने। आपने खुद उसके लिए जलालत और रुसवाई के दरवाजे खोले हैं। इब्तिहाज गुस्से में कहता ऑफिस से निकल गया, जबकि हाकिम खान अपना सर दोनों हाथों में थामे आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगे।